Nazin, this is Sani Khan and you're watching new episode of Inside Financial Markets. Nazin, when we look at the financial situation of the Pakistan के अंदर जो महंगाई है, महंगाई का अफरीत है, every new day there is a new challenge. तो एक आम पाकिस्तानी जो है वो काफ़ी परेशान नज़र आता है, बिकॉज उसको ये नहीं समझ में आता कि आए रोज़ जो महंगाई हो जाती है उसका मुकाबला कैसे किया जाए. बहुत सारी छोटी छोटी ज़िंदगी की चीज़ें होती हैं जो लोगों को सरप्राइजेस के तौर पे आती है. मिसाल के तौर पे लोगों को इस नॉलेज का आना कि उनका बच्चा जो है वो अब कॉलेज से यूनिवर्सिटी में जा रहा है या उसे मुल्क से बाहर जाना है, तो उनको ये एक सरप्राइज़ और एक इवेंट लगता है, बिकॉज उनको पता चलता है कि अब उनको जो रकम चाहिए वो शायद उनके पास अवेलेबल नहीं है. और फिर उस वक्त लोग कहते हैं कि अरे मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया. बेटी की शादी का वक्त आता है तो लोगों को फ़िक्र होती है कि अच्छा जहेज़ के लिए सामान चाहिए होगा, शादी के लिए पैसे चाहिए होंगे. अगेन पीपल फील कि यार ये अचानक से एकदम से हो गया. बट ये 20-22 साल के बाद इवेंट्स आते हैं. लोगों को फ्रस्ट्रेशन होती है और उनके पेयर्स के साथ के लोग जो हैं वो अच्छी गाड़ियों में मूव हो रहे होते हैं, गाड़ियाँ घर बदल रहे होते हैं और लोगों को लग रहा होता है कि हमारा तो गुजारा भी नहीं हो रहा. हालांकि ये जो रुपया है ये अपने आप को काट कर हमें तो लगता है कि हम महंगाई का सामना कर रहे हैं, बट रुपया भी कुर्बानी दे रहा होता है. रुपये को हर महीने कट लग रहा होता है. यानी रुपया का साइज़ तो वही रहता है, हुजम वही रहता है, मगर रुपए की क़ुव्वत ख़रीद कम हो रही होती है. बिकॉज हुकूमत वक्त जो है बड़े बड़े हेलीकॉप्टर जहाज़ों में पेट्रोल के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए, पाकिस्तान के निज़ाम के लिए. पाकिस्तान इज़ बाय द वे वन ऑफ दोज कंट्रीज़ कि जो 5 खरब सालाना अपने निज़ाम को चलाने वाले लोगों के ऊपर ख़र्च करता है. सो ये पैसा जो है अगर सिस्टम से नहीं आ रहा होता तो ये कर्ज़ों की सूरत में आ रहा होता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बैरूनी कर्ज़ों के ऊपर सूद देने का सामना होता है. और पाकिस्तान के पास जब ये ज़राए नहीं होते तो पाकिस्तान के अंदर भी कर्ज़ा देकर नई रकम हासिल कर रहा होता है, जिससे ब्यूरोक्रेसी और मुल्क के इंतज़ाम के ख़र्चे चल रहे होते हैं. तो जो हेयर कट में कह रहा था उससे मेरी मुराद ये थी कि रुपया हर महीने अपने आप को कुर्बान कर रहा होता है. उस पर 12-12.5% पे पिछले महीने भी जो है गवर्नमेंट ने चंद अरब रुपए रेस किए ताकि गवर्नमेंट के उमूर को, इंतज़ाम को चलाया जा सके. सो रुपया जब आप 1 करोड़ पे लगाते हैं और 1 महीने बाद हुकूमत उस पर 12.5-13 लाख रुपए आपको घर बैठे दे देती है, तो असल में रुपया अपनी कदर खो रहा होता है. तो ऐसे में जो एक आम शख्स है वो परेशान होता है कि कल बच्चे की जो फ़ीस थी वो 10,000 थी, अब 12,000 हो गई, 18,000 हो गई. सो दीज आर द चैलेंजेस के लोगों को बहुत सारे मसाइल का सामना है. सो व्हाट वी वांट टू डू इज़ दिस, टू स्टार्ट अ सर्विस कि लोगों को कम से कम ये बेसिक अवेयरनेस दें कि दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं जो कैपिटलिज़म के इस निज़ाम के तहत चल रहे हैं, गवर्न किए जा रहे हैं, और वहाँ पर भी सिर्फ़ और सिर्फ तालीम और आगाही होने के बायस जो है वो लोग इन मसाइल को मैनेज कर लेते हैं. उनको अपने बच्चों की तालीम और शादी के वक्त सरप्राइजेस का सामना नहीं करना पड़ता, बिकॉज़ उन्होंने बहुत छोटी छोटी सेविंग्स की हुई होती हैं, जिसकी बदौलत लोग जो हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को, टारगेट्स को मीट कर लेते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों को अंडरटेक कर लेते हैं. सही वक्त पे छोटी छोटी सेविंग जो है वो बड़े वक्त पे बड़े अमाउंट्स जो है वो उनको दिलवा देती है. एंड बिकॉज ऑफ दैट they are able to survive and sustain. So Nazreen, what we are doing in today's show and program is this कि we are discussing as to how one can plan the future. मालियाती खुद मुख्तारी जो है वो इन टफ़ सिचुएशंस में रहते हुए भी अचीव की जा सकती है. पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं, आपकी रहनुमाई फरमा सकते हैं कि आप महदूद ज़राए में रहते हुए अपने जो बड़े बड़े मकासद हैं उनका हुसूल कैसे मुमकिन बना सकते हैं. ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ आज मौजूद हैं, तनवीर हरल. ही हैपन्स टू बी an expert on the investment industry, mutual fund industry में is a big name. 20-25 सालों से he is serving this industry, and there are thousands of people who have taken advices from him. He's a great person. Tanveer sahab, welcome to the show and assalamu alaikum.
जी, वालेकुम अस्सलाम. Thank you, Sunny, for the introduction. And I'm really sorry that you had to bear a long introduction because ये पहला प्रोग्राम है, इस तरह की सीरीज हमारा स्टार्ट करने का इरादा है. So I had to give a long intro. Hope you don't mind this. No, no, not at all. तनवीर साहब ज़रा फरमाइएगा कि ये पाकिस्तान के अंदर जो है बचत सरमायाकारी लोगों के लिए छोटी छोटी जो ख्वाहिशें हैं वो बड़ी बनती नज़र आती हैं. लोगों को मसाइल का सामना है, महंगाई डबल डिजिट में ही रहती है पाकिस्तान में हमेशा. तो व्हाट इज़ योर जनरल टेक ऑन दिस सिचुएशन? जी सनी, थैंक यू वेरी मच. मेरे ख्याल में हमारा जो माशरा है ना, वो उसमें एक सोच की तब्दीली बहुत ज़रूरी है. हमारा माशरा जो है वो ज़्यादा समझ लें स्टेटस सिंबल और ख़र्च करने की तरफ हमारे रुझानात ज़्यादा हैं, जबकि दुनिया में अब जो है ना मिनिमलिज्म और सादगी जो हमारे मज़हब इस्लाम में भी हमें ये सिखाया गया था और हमें बताया गया था और गाइडलाइंस दी गई थी, तो वो बाहर के लोग जो शहरी है उन्होंने अडॉप्ट कर लिया. सो अब दुनिया मिनिमलिज्म की तरफ जा रही है कि सिर्फ ज़रूरत का सामान हमारे पास होना चाहिए, चंद कपड़े, जिन चीज़ों से आपका लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा मेंटेन रहे. बट लोग अब इस ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं. तो हमारा माशरा बहुत ज़्यादा हम लोग बहुत खर्चीले हैं. हम शादियों में बहुत खर्च करते हैं. हमें गाड़ियाँ रखने का, महंगी गाड़ियाँ पहनने का शौक़ है, ब्रांडेड कपड़े पहनने का शौक़ है. ठीक है, शौक़ पूरा किया जाए, बट एक हद तक उसको मेरे ख्याल एक्सट्रीम लेवल तक नहीं लेके जाना चाहिए. तो एक तो सोच की तब्दीली मेरे ख्याल उसके लिए ज़रूरी है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को तरबियत दें. असातिज़ा टीचर्स जो हैं वो स्कूल लेवल पे बच्चों में उनकी तरबियत करें और बच्चों में मेरा ख्याल इस ट्रेंड को फ़रोग़ दें कि वो यंग एज से ही सेविंग्स शुरू करें और उनको मकासद बताया जाए कि आपने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है. आपने एक खिलौना, आपने कोई लेट्स से आईपैड ख़रीदना है या लैपटॉप ख़रीदना है, तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप जो ईदियाँ मिलती हैं उनको सेव करें, उनको किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करें. अब बच्चों के लिए ज़ाहिर है मुश्किल होता है कि वो कहाँ इन्वेस्ट करें. तो इंशाल्लाह अब जैसे जैसे ये फिनटेक तरक्की पा रहा है, डेवलप हो रही हैं चीज़ें, तो इस तरह की चीज़ें भी अवेलेबल होंगी कि बच्चे भी माइनर्स अपने पेरेंट्स की मदद से डिजिटल अकाउंट्स खोल सकें और वहाँ पे अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट कर सकें. तो ओवरऑल मेरा ख्याल है एक माशरे में काफ़ी हमारे माइंड सेट को चेंज करने की जरूरत है. और आपका ये ऐसा इक़दाम है ये जो प्रोग्राम करना है कि इससे लोग को गाइड हो. ओके, ग्रेट. थोड़ा सा ज़रा बताइएगा कि ये बचत और सरमायाकारी बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं ये दो अल्फाज, और बहुत सारे लोग इसको इंटरचेंजेबली भी यूज़ कर देते हैं. तो ज़रा एक आम पाकिस्तानी के लिए मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें द सेविंग एंड इन्वेस्टिंग. जी, सेविंग या बचत जिसको उर्दू में कहा जाता है, तो वो बेसिकली आप कुछ पैसा अपनी कमाई से या अपनी जो आपके खर्चे से ज़्यादा हो गया वो आप एक साइड पे रख रहे हैं. और इसका आमतौर पे मतलब ये दिया जाता है कि आपने उस पैसे को किसी ऐसी जगह पे नहीं लगाया कि जहां उसके ऊपर कोई मुनाफा भी हासिल हो सके. इन्फ्लेशन या महंगाई एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से अगर आपने अपनी तिजोरी में, अलमारी में पैसे बचा के रखे हुए हैं, या ख़वातीन कमेटियाँ डाल लेती हैं, हमारे बिजनेस कम्युनिटी वाले लोग भी कमेटियाँ डाल लेते हैं, तो उसमें आपको कोई मुनाफा ऐसा नहीं मिलता सिवाय एक एडवांटेज की कमेटी में आपकी शुरू की जब वो बैलेटिंग होती है तो आपको शुरू में कमेटी मिल जाए. तो सरमायाकारी बचत से इस तरह से डिफरेंट है कि आप कोशिश ये करते हैं कि उस पर कुछ मुनाफा बनाया जा सके ताकि आपकी जो क़ुव्वत ख़रीद है या परचेजिंग पावर वो मेंटेन रहे, और उसमें ज़ाहिर है फिर आपके पास डिफरेंट एवेन्यूज़ होते हैं. तो बेसिक फ़र्क ये है कि बचत पे आप कुछ कमा नहीं रहे होते, आपका पैसा कुछ कमा नहीं रहा होता. सरमायाकारी पे आप कुछ उसके ऊपर. ओके, ग्रेट. तनवीर साहब, यहाँ पे वक्त हुआ जाता है एक छोटे से वक्फे का. नाज़रीन, वक्फे के बाद तनवीर हरल साहब से हम समझेंगे कि ये जो दो लफ्ज़ों पे हम आज पूरे प्रोग्राम में बातचीत कर रहे हैं, बचत और सरमायाकारी, तो बचत के लिए बजटिंग ज़रूरी है. अगर आप बजटिंग करेंगे, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, तो आप मालियाती खुद मुख्तारी का हुसूल जो है उसको मुमकिन बना सकेंगे. सो वक्फे के बाद हम समझेंगे तनवीर हरल से कि बजटिंग एंड प्लानिंग जो है वो क्या है. नाज़रीन, लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक.
वेलकम बैक नाजरीन। तनवीर हरल साहब, हम वक्फे से पहले आपसे जानने की कोशिश कर रहे थे कि बचत और सरमायाकारी जो है ये इंटरचेंजेबली वर्ड्स यूज़ होते हैं, और आपने नाजरीन को समझाया कि बचत करने के लिए इंसान को थोड़ा सा होमवर्क करना होता है, लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म गोल्स का तयन करना होता है। इसी ज़िम्न में हम चाहते हैं कि आप नाजरीन को थोड़ा सा एक आध एग्जाम्पल के साथ भी समझाएं कि व्हाट इज़ दिस सेविंग, आई मीन बचत, और जो बजट है या बजटिंग है वो प्रोसेस क्या है? जी, थैंक यू सैनी। मेरे ख्याल में सबसे पहले हमारे लिए बहुत ज़रूरी है किसी भी इंसान के लिए कि वो अपने जो उसके मुस्तकबिल के गोल्स हैं या उसके ड्रीम्स हैं, उनको हमारे जहन में तो होते हैं, बैक ऑफ द माइंड भी होते हैं, कभी फ्रंट ऑफ द माइंड भी आ जाते हैं। बट बहुत ज़रूरी है कि आप एक पेपर पेंसिल लें या अपनी डायरी लें या लैपटॉप वटेवर, जहाँ आप इन गोल्स को डिफाइन करें, उसको फिर आप ब्रेकअप करें कि मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स ये हैं। फ़र्ज़ करें मैंने वेकेशंस पे जाना है विद इन 1 ईयर, या मैंने वालदा को हज करवाना है, उम्रा करवाना है, और किस टाइम पीरियड में कराना है। इसी तरह बच्चों के एजुकेशन का क्या प्लान है। तो एक अपने गोल्स आप डिफाइन कर लें। फिर उसके लिए आपको चाहिए कि किन एवेन्यूज़ में या किन किन तरीक़ों से और किन एसेट क्लासेस में या किन किन जगहों पे आपने उसके लिए इन्वेस्ट करना है, वो थोड़ा सा एक खाके पे लिख लें। और बजटिंग, उसके लिए बजटिंग के देखिए 2 तरीके हैं। एक बजट तो आमतौर पे हम ये बनाते हैं कि इतनी मेरी इनकम होगी, उसमें से मेरे इतने खर्चे होंगे, और जो इतना मैं बचा सकूँगा उसको मैं बचत कर लूँ या इन्वेस्ट कर दूँ किसी महफूज या अच्छे इदारे के साथ। लेकिन दुनिया अब जो है वो इसके रिवर्स चल रही है। अब आपको पहले अपना गोल सेट, और उसके लिए आपको ये कैलकुलेट करना चाहिए। उसके लिए आपको कोई एक्सपर्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर भी हेल्प कर सकता है। कुछ आप वेबसाइट से भी हेल्प ले सकते हैं डिफरेंट से, कि मुझे इन गोल्स को अचीव करने के लिए कितनी रकम की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए शरह मुनाफा की मैं क्या अजम्पशन लूँ, और उसके लिए मुझे कितना सेव करना है। तो जो आपकी इनकम है उसमें से पहले वो पोर्शन आप उसको अलग कर दें और उसको सेव करके इन्वेस्ट कर दें, और उसके बाद अपने खर्चे जो हैं मैनेज करें। तो अब मेरा ख्याल है इस अप्रोच पे काम करना चाहिए कि फर्स्ट सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड देन एक्सपेंसेस, रादर देन कि पहले एक्सपेंसेस कर लो, कुछ बचेगा तो वो इन्वेस्ट करो। अच्छा, तो और उसको फिर आप ब्रेकअप कर लीजिए शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स में, और फिर एवेन्यूज का इंतखाब करो। जी अच्छा, सर। तो तनवीर साहब, कोई इस तरह की भी बात या फार्मूला या रहनुमाई उसूल मौजूद है कि तनख्वाह का 20%, 25%, 40%, 50% बचाना चाहिए, या इट डजंट अप्लाई, और इट डजंट अप्लाई टू सर्टेन इनकम लेवल्स गिवन द इन्फ्लेशन? देखिए मैं कहूँगा कि जो हमारी लोअर मिडिल क्लास है या लोअर, उससे भी एक लेवल नीचे चले जाए, तो उनके लिए आजकल के हालात में सेविंग करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ द उनको भी फूड कम से इन्फ्लेशन। कम 10, जी, तो उनको भी कम से कम 10% अपनी इनकम का कम से कम भी सेव करना चाहिए। फिर जैसे जैसे लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, थोड़ा सा हायर एंड पे आप आते हैं, तो इनको मेरा ख्याल है 20 से 40% के दरमियान अच्छा इनको तनवीर साहब, आई एम सेविंग सॉरी, करके। मैं आपको बार बार इंटरप्ट करके लुकमा दे के चीज़ें ऐड करा रहा हूँ आपसे। ये अगर मुझे तयन करना हो कि कौन सी वो क्लास है जिसको आप लोअर कह सकते हैं, मिडिल क्लास कह सकते हैं, अपर मिडिल क्लास कह सकते हैं, तो जो लाख रुपए तनख्वाह कमा रहा है, आई थिंक वो इस कैटेगरी में आता है कि आप उसको कहें कि यस यू शुड सेव एंड यू कैन सेव? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जो लाख रुपए तक कमा रहा है ही शुड सेव। डिपेंड करता है कि उनका फैमिली साइज कितना है, डिपेंडेंट्स कितने हैं। राइट, राइट, बट लाख रुपए की इनकम वाला हमारे सोसाइटी में मेरा ख्याल है मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास की कैटेगरी में फॉल करता है। राइट। तो सो हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो उनकी इनकम इससे कम है। राइट। सो लाख रुपए जिसके 2 बच्चे हों, ऐसे शख्स को आइडियली 20% सेव करना चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम 20%। राइट। So this budgeting part is done, and then when you have started saving, you don't suggest कि उसको मनी बॉक्स में या बैंक में पैसे को रखा जाए. You have something else to say? बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल में जैसे हमारे बहुत सारे व्यूअर्स या उनको आइडिया होगा कि हमारे पास सेविंग्स के काफ़ी सारे एवेन्यूज़ होते हैं। जैसे बैंक में आप पैसा रखते हैं, नॉर्मली बैंक में लोग करंट अकाउंट
बैंकर्स भी कोशिश करते हैं कि करंट अकाउंट खोले, और करंट अकाउंट पे कोई मुनाफा आपको बैंक मुहैया नहीं करता। उसके राइट, बाद जो कैटेगरी आती है वो सेविंग अकाउंट्स होते हैं। सेविंग अकाउंट्स का जो प्रॉफिट रेट है या मुनाफे की शरह वो लिंक होती है कि स्टेट बैंक किस शरह से बैंक्स को लेंडिंग करता है, या जिसको हम दूसरे माने में कहते हैं कि पॉलिसी रेट क्या है या डिस्काउंट रेट क्या है। राइट, तो बैंक बैंक का जो पीएलएस रेट है वो उसके साथ एक फार्मूला के तहत लिंक होता है। इस्लामिक बैंक्स जो हैं 0.5% these days. वो जी उनको इख्तियार होता है, स्टेट बैंक ने इख्तियार दिया है कि वो अपनी मर्जी से सेविंग का रेट अपने डिपॉजिटर्स को दे सकते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे एवेन्यूज हैं जिनको देखना चाहिए कि जो इससे बेहतर मुनाफा, जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड बिल्कुल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए सेफ हैं, उनमें लिक्विडिटी हर वक्त अवेलेबल होती है, बल्कि बहुत सारे इदारों ने ये फैसिलिटी भी दी है कि फौरी आपको पैसे चाहिए तो वो फौरन आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं जब आप वहां से रकम निकलवाना चाहें किसी भी इमरजेंसी की जरूरत के लिए। तो मनी मार्केट फंड एक तो मुनाफा पीएलएस रेट से ज्यादा देने की उनमें सलाहियत होती है, दूसरा टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो बैंक डिपॉजिट से ज्यादा, मैं कहूंगा कि कम टैक्स उन पे लगता है, तो वो ज्यादा टैक्स एफिशिएंट है। Okay, इसके okay, अलावा शॉर्ट टर्म के पास जाहिर है मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के लिए अलग एवेन्यूज भी अवेलेबल। right. तो तनवीर साहब, मेरी सजेशन ये होगी कि आपकी सैलरी, आपकी इनकम का पैसा जैसे ही आए तो उसको किसी ऐसे एवेन्यू में लगाएं जहां पे आपको मुनाफा हासिल हो सके और वहां से आप जल्दी से जल्दी पैसा निकलवा भी सकें। ओके, सो ये जो मुनाफे आ सके और जो मुनाफे की शरह है, इसके तयन के लिए भी कोई उसूल है, बेसिक यार्डस्टिक है कि यार इतना तो होना चाहिए कम से कम मुनाफा? बिकॉज इन द मार्केट, because in the market you say you make a call to someone, half a dozen people will come and they might sell you something which is below the inflation या महंगाई की सतह से भी कम उसमें रिटर्न आ रहा हो। ऐसा भी तो हो जाता है लोगों के साथ, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन बिल्कुल ऐसा भी हो जाता है, बिल्कुल ऐसा भी हो जाता है। उसके लिए मेरे ख्याल जरूरी है कि थोड़ा सा होमवर्क हमें करना चाहिए, जो आम आम हमारे इंडिविजुअल्स हैं, पॉपुलेशन है, कि थोड़ा सा वो ये देखें कि इदारा जो आपको ये सर्विस या जो भी प्रोडक्ट जिसकी तरफ से आ रही है, एक तो उसकी अपनी स्टैंडिंग कैसी है, दूसरा उसके हिस्टोरिक या पुराने माजी में उनके मुनाफे कैसे रहे हैं। मुख्तलिफ रिसर्च की कंपनीज और डेटा अवेलेबल है कि आपको पुराने पीरियड का, पुराने डिफरेंट कट्स में आपको डेटा मिल जाता है, तो आप एनालाइज भी कर सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट बैंक्स, कंपनीज की रेटिंग्स होती हैं, उसको भी देख सकते हैं। और फिर सबसे ज़रूरी है कि उनकी ऐप कह लें या मोबाइल ऐप हो जाए या उनका वेब पोर्टल हो जाए, वो कितना अच्छा है, कितना क्विकली काम करता है और आप को कितनी जल्दी वहां से पैसे मिल सकते हैं जब आपको ज़रूरत हो। तनवीर तो ये साहब, कुछ बेसिक अभी एक छोटे से वक्फे का वक्त हुआ चाहता है। मैं चाहूँगा कि वक्फे के बाद आप ये ज़रूर एक्सप्लेन करें कि ये जो शरह महंगाई है, इसके भी नंबर्स किसी न किसी वेबसाइट पे मौजूद होते हैं या नहीं, या कितना इजीली पीपल कैन सी कि इस वक्त महंगाई की शरह क्या चल रही है और शरह नफ़ा जो है वो सामने वाली पार्टी, म्यूचुअल फंड या कंपनी या बैंक जो है वो क्या ऑफ़र कर रहे हैं, और क्या इसको यार्डस्टिक बेसिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए व्हाइल यू आर इन्वेस्टिंग। नाजरीन, बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे तनवीर हरल के साथ आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे से पहले हमने तनवीर साहब से डिस्कशन की कि आप बचत तो कर लेते हैं, बचत करने के बाद घर पे रखना तकरीबन जुर्म है, बिकॉज़ रुपया हर महीने जो है उसको हेयर कट लग रहा होता है बिकॉज़ ऑफ द इन्फ्लेशन। महंगाई की वजह से रुपया अपनी कदर खो रहा होता है। और जब आप पैसे को कहीं लगाने का फ़ैसला करें, सरमायाकारी का फ़ैसला करें, तो किन किन बातों को मद्देनज़र रखें, फिर एसेट क्लास की भी हम बातचीत करेंगे, मगर पहले ये बुनियादी उसूल समझते हैं तनवीर हरल से कि कौन सा रेट है जिसके ऊपर आपको सरमायाकारी करनी चाहिए या अपना चेक जो है वो किसी के हाथ में थमाना चाहिए। जी तनवीर जी, तो जैसे जैसे अभी
स्टेट बैंक का जो डिस्काउंट रेट है, जो पॉलिसी रेट है, वो 9.75 पे है। राइट। और इसको बेसिकली ये एक इंटरेस्ट रेट कॉरिडोर, थोड़ी टेक्निकल टर्म हो जाएगी, बट ये इंटरेस्ट रेट कॉरिडोर का फ्लोर है, सबसे निचली शरह। तो जो बैंक्स का सेविंग रेट है वो इस फ्लोर से तकरीबन 1.5% या 1.5% कम होता है। तो बेसिक अभी बैंक्स जो हैं वो कम से कम 8.25% का रेट सेविंग अकाउंट्स पे दे रहे होते हैं। 8.5%। इन्फ्लेशन भी जी, सॉरी 8.5%। जी। अच्छा, इन्फ्लेशन जो है वो अभी जैसे आपके इल्म में होगा कि तकरीबन 11 से 12% की रेंज में है, और ये हर महीने पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स इसकी अनाउंसमेंट करता है महीने के शुरू में। स्टेट बैंक की वेबसाइट पे भी ये अवेलेबल होता है। इसके अलावा अगर आप गूगल करें तो आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में इस टाइम इन्फ्लेशन रेट या महंगाई की शरह क्या है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स के अगर आप मुनाफा देखना चाहें तो एक हमारी एक एसोसिएशन है, म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। उनकी वेबसाइट है www.mufap.com.pk, और उनके परफॉर्मेंस समरी में सेक्शन में अगर आप चले जाएं तो वहां पे मनी मार्केट फंड, इक्विटी फंड्स, इनका तमाम कैटेगरी के फंड्स के तकरीबन 1 साल के रिटर्न्स या मुनाफा आप वहां पे देख सकते हैं। इसके अलावा उनकी एक ईयर बुक होती है जो जिसमें वो पुराने 10 साल से ज़्यादा के भी तमाम हर किस्म के, हर कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स के शरह मुनाफा वहाँ पे वो दिखाते हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा गूगल करें तो कुछ मुख्तलिफ रिसर्च हाउसेज भी पब्लिकेशंस करते हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सो वहाँ से भी आपको ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सो तनवीर साहब, आप प्रिसाइसली ये कह रहे हैं कि अगर किसी की इन्वेस्टमेंट जो है, किसी की बचत जो है, उसकी सरमायाकारी जो है वो 9% पे हो रही है, और शरह महंगाई जो है, और जिसके लिए आपने बताया कि स्टेट बैंक हर माह जो है ये शरह महंगाई, इन्फ्लेशन के नंबर्स जो देता है, जो कि इस वक्त डबल डिजिट में है, वो 11% पर है, और 9% पे आपका ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो यू आर स्टिल लूजिंग 2%। आपका रुपया अभी भी 2% के हिसाब से अपनी कदर खो रहा होगा, एंड यू विल नॉट बी बेटर ऑफ। तो क्या इस तरह के भी कोई फंड्स वगैरह होते होंगे कि जो शरह महंगाई से को मीट कर सके, उसको बीट कर सके, ऐसा भी होता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो ये एवेन्यूज ही हैं जो शरह यानी जो महंगाई की शरह है उसको शायद मैच कभी कभी कर दें, लेकिन वो आमतौर पे उससे थोड़ा सा नीचे की तरफ ही रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फंड्स होते हैं जो हम रिकमेंड करते हैं कि अगर आपकी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव या आपकी जो भी गोल है वो 1 से 2 साल या 1 से 3 साल के अरसे में है, तो आपको चाहिए कि इनकम फंड्स कैटेगरी में आप इन्वेस्ट करें। इनकम फंड्स बेसिकली मुख्तलिफ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं कि जहां सेफ्टी भी हो, प्रिंसिपल की सेफ्टी भी हो, और उस पर कुछ मुनाफा भी हासिल हो रहा हो। उसमें गवर्नमेंट के बॉन्ड्स भी शामिल हैं, उसमें मुख्तलिफ अच्छी कंपनियां जैसे एंग्रो, कुछ बैंक्स हैं, इनके PFCs या बॉन्ड्स जिनको कहा जाता है, और सकूक इस्लामिक जो फाइनेंस है उसमें बेसिकली बॉन्ड्स का स्ट्रक्चर जो है उसको सकूक कहा जाता है। और इन एवेन्यूज में अगर इन्वेस्ट करें तो आपको तकरीबन आप समझ लें 6 महीने से 2 साल 3 साल के अरसे में आप इन्फ्लेशन को मैच कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी ज़रूरत है जैसे बच्चों की एजुकेशन, मैरिज, हज, रिटायरमेंट, आपने घर बनाना है, कोई और ऐसी जो लॉन्ग टर्म नीड है, लॉन्ग टर्म पाकिस्तान में वैसे बाहर की दुनिया में तो लॉन्ग टर्म एटलीस्ट 10 ईयर्स प्लस को कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में हम लॉन्ग टर्म आम जबान में तकरीबन 5 साल से ज़्यादा के अरसे को लॉन्ग टर्म कहा जाता है। तो ऐसे पीरियड के लिए फिर आपको इक्विटी यानी ऐसे म्यूचुअल फंड्स या ऐसे एवेन्यूज अवेलेबल हैं, और उनमें सरमायाकारी करनी चाहिए जहां इक्विटी यानी शेयर्स का कुछ एलिमेंट मौजूद हो। उसमें आप चॉइस कर सकते हैं कि आपको मीडियम रिस्क फंड लेना है तो एसेट एलोकेशन या बैलेंस फंड्स अवेलेबल हैं। कुछ एसेट एलोकेशन ऐसे फंड भी हैं जिनमें 40% तक वो स्टॉक्स या शेयर्स में सरमायाकारी करते हैं। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है और आपने हर महीने तनवीर साहब,
आई हैव टू कट यू हेयर बिकॉज ये जो टारगेट ऑडियंस है उसके लिए हैवी हो रहा है, तो मैं चाहूँगा कि हम इसको कोच करें, थोड़ा सा इजी लफ्ज़ों में बातचीत करें. सो यू वुड अलाउ मी टू गिव यू टीजर्स एंड आई वुड बी नीडिंग योर कमेंट. तो पहले तो ये बताएं कि ये जो म्यूचुअल फंड हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की आपने कैटेगरीज बताएं, बट उससे पहले थोड़ा सा नाज़रीन को ये समझाएं कि ये जो एसेट क्लासेस का आपने वर्ड यूज़ किया, इससे क्या मुराद है. यानी ये म्यूचुअल फंड भी कहीं ना कहीं सरमायाकारी करके ही नफ़ा हासिल करते हैं और वो महंगाई को कुछ बीट करने की सलाहियत रखते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड नहीं रखते. सो पहले एसेट क्लास को आई वुड वांट यू कि असासा जात की जो कैटेगरीज हैं उसको थोड़ा सा आप नाज़रीन के लिए एक्सप्लेन करें प्लीज़. जी ज़रूर. तो एसेट क्लास से हमारी मुराद ये होती है कि बेसिकली एवेन्यूज़ क्या क्या हैं. जैसे एक एवेन्यू जो पाकिस्तान में बहुत फेवरेट रहा है वो रियल एस्टेट है, रियल स्टॉक एस्टेट, मार्केट है, स्टॉक जिसको मार्केट, इक्विटी हम कहते हैं. इसके अलावा डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं. डेट Right. इंस्ट्रूमेंट्स मुराद बॉन्ड्स हैं, सुकूक. जिसमें गवर्नमेंट के बॉन्ड भी हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी हैं, सुकूक्स भी हैं. राइट इसके अलावा ट्रेजरी बिल्स भी गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बट वो शॉर्ट टर्म होते हैं. राइट. इसके अलावा कुछ लोग ऑटोमोबाइल्स में इन्वेस्ट करते हैं और उनको कोशिश करते हैं कि नई गाड़ियां बुक करा के ओन पे बेचें, तो ये भी एक एसेट क्लास पाकिस्तान में बन चुकी है. राइट. इसी तरह कुछ लोग, जैसे नॉलेज में होगा, रियल एस्टेट की फाइल्स की ट्रेडिंग करते हैं, बट वो बहुत शॉर्ट टर्म है, हम उसको स्पेकुलेशन कहते हैं. राइट. इन्वेस्टिंग की शायद कैटेगरी में वो नहीं आता. इसी तरह नेशनल सेविंग एक बहुत बड़ा एवेन्यू है पाकिस्तान में. एसेट क्लास कह लें, वो भी डेट में कंसिडर की जाती है क्योंकि गवर्नमेंट जो है वहाँ पे पैसा बोरो कर रही होती है. तो ये फरमाइएगा, एसेट क्लासेस हैं, इसमें हर एक के अपने रिस्क हैं, हर एक के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं. सबसे पहले फरमाएं कि ये जो गोल्ड और रियल एस्टेट है, इसको कोई लॉन्ग टर्म में देखे, शॉर्ट टर्म में देखे, इसमें सरमायाकारी कितनी महफूज होती है, कितनी गैर महफूज होती है, और इसमें फ्लक्चुएशन जो है वो किस तरह की शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में देखी जा सकती है. काइंडली ये तीन चीज़ें एक्सप्लेन. बिल्कुल. गोल्ड में शायद मिस कर गया था. गोल्ड भी हमारे यहाँ खवातीन और इनकी काफ़ी फेवरेट एसेट क्लास है. गोल्ड बेसिकली इसके दो वेरिएबल्स हैं. एक तो गोल्ड की प्राइस, डॉलर की जो फ्लक्चुएशन होती है उससे भी इम्पैक्ट होती है पाकिस्तान में, और सेकेंडली गोल्ड जो है, इसमें ये एक अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि गोल्ड से आपको कोई इनकम स्ट्रीम या आपको कोई कमाई एसच नहीं होगी. अगर आपने गोल्ड खरीद के रख लिया है तो आप सिर्फ ये बेट करें कि इसकी कीमत ऊपर जाएगी. मुख्तलिफ यानी इंटरनेशनल फैक्टर्स की वजह से गोल्ड की प्राइस फ्लक्चुएट करती है. जब भी अनसर्टेनिटी, वॉर सिचुएशन हो, तो गोल्ड की प्राइस आमतौर पे ऊपर जाती है. इसको सेफ हेवन कंसिडर किया जाता है. इसी तरह रियल एस्टेट में भी अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं. लॉन्ग टर्म के लिए मेरे ख्याल है रियल एस्टेट अच्छी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन रियल एस्टेट खरीदने के लिए आपको ज़्यादा रकम की ज़रूरत होती है, और उसमें एक एलिमेंट जो है फ्रॉड का. काफ़ी हद तक डेवलपर्स जो हैं डिले कर देते हैं प्रोजेक्ट्स, कहीं कहीं फ्रॉड भी हो जाता है, फिर लोग नैब की तरफ भागते हैं. और एक रिस्क जो है वो है इलिक्विडिटी, कि जब आपको एक्चुअली पैसों की ज़रूरत है और आप रियल एस्टेट बेचने जाएं और उस टाइम मार्केट बिल्कुल ठंडी हो और आपकी मर्जी की कीमत ना मिले, तो ये रिस्क है कुछ इन दोनों. ओके ग्रेट. तनवीर साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, हमने ये एक कोशिश की है, सही की है, एंड वी वुड लाइक टू सी कि आप इसको किस तरह से वेलकम करते हैं, आपका रिस्पांस कैसा रहता है. बेस्ड ऑन योर रिस्पांस व्हाट वी वुड लाइक कि ये वाला डिस्कशन हम आगे कंटिन्यू करें. तनवीर हरल से अगले सेशन में हम समझें और आपको भी समझाएं कि एक चीज़ कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कि आप 5,000 रुपये वन टाइम सेव कर लें और 200 रुपये महीना सेव कर लें, तो जो लॉन्ग टर्म की तनवीर साहब बात कर रहे थे 10, 15, 20 साल के गोल्स की, तो आपको फ़कत 200 रुपये की माहाना सेविंग जो है वो आपको मिलियंस ऑफ रुपीस के गेन दे सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग, विच सेज के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज़ ऐसे हैं कि 5वें साल आपकी रकम डबल हो जाती है, और फिर उसके बाद से 5 साल का काउंटर ज़ीरो हुआ, फिर उसकी रकम डबल हो गई. सो इट इज़ नॉट कंपेरेबल टू द इंटरेस्ट और द पॉलिसी रेट्स, और सूद से तो इसका कोई मुआवजा नहीं है, बट इट इज़ इन्वेस्टिंग इन अ सेफर मैनर एंड इन्वेस्टिंग इन अ लॉन्गर टर्म. सो हम चाहेंगे कि इस तरह का डिस्कशन भी तनवीर के साथ जारी रखें, और आप लोगों को while we are talking about news and views about the capital market, इस तरह के इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम भी आपके लिए करते रहें. नाज़रीन, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.